ना हम कंटिन्यू कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। स्टार्टिंग में हमने मोशन की डेफिनेशन देखा है, फर्स्ट वीडियो में रेस्ट की डेफिनेशन देखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। सेकेंड वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखा है। इसमें अब हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। डिनोट करेंगे हम AC। सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखना, याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है, पहले हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी क्या चेंज हो रही, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम गाड़ी पे बैठे, हमको जब रुके हुए हैं स्पीड बढ़ाना है तो हम एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। जब रुकना है तो ब्रेक लगाते और डी एक्सेलरेट भी करते साथ में, तो वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जो रहेगी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन रहेगी चेंज इन एक्सेलरेशन। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन रहेगी एक्सेलरेशन की। The direction of change in velocity and direction of acceleration will be same, or we can say direction of acceleration is the direction of change in velocity. Unit SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखने हैं हर इसमें, पर याद रखना ये हो चुके हैं पहले, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीन टाइप के एक्सेलरेशन रहेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज, हम एरो दे रहे हैं, आपने वर्ड में लिखना वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इट इज नोन एज डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ये कब रहेगा, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। देखो वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड इज जीरो एक्सेलरेशन। दिस इज व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो ये रहेगा, बट इंक्रीज भी नहीं हो रही डिक्रीज भी नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन जीरो। So what is acceleration? Rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. यानी velocity change हो रही with respect to time, it is called acceleration. वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की रहेगी वही सेम डायरेक्शन एक्सेलरेशन की रहेगी। SI यूनिट, CGS यूनिट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब रहेगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब रहेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और जीरो एक्सेलरेशन कब रहेगा, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिए नोट डाउन कर लो, इसको मिटा देंगे। एक्सेलरेशन कर लेंगे थोड़ा और, फिर ग्राफ पे चलेंगे। मोशन जो हमने चैप्टर लिया था वो आप लोगों ने देख लेना है एक बार। मोशन भी सर्कुलर मोशन वाला भी पार्ट था, बट मोशन इन वन डायमेंशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन का भी है, उसमें कुछ ग्राफ भी थे तो वो बताए भी थे, पर अभी फिर से ग्राफ लेंगे हम लोग तो वो वापस से हो जाएंगे। और आप लोगों ने मोशन 11 का जो पढ़ाया था वो एक बार ये शुरू करने के पहले देख लेना है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए ले रहे हैं, बताइए आप लोग देख लीजिए। नोट डाउन कर। अब जो बता रहा हूँ पॉइंट याद रखो, देखो अलग अलग पॉइंट। फर्स्ट, ठीक है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जो चेंज इन वेलोसिटी रहेगी। यानी एक्सेलरेशन की वजह से क्या चेंज हो रहा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज करना है आपको, तो या तो आप
उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं या साथ में डायरेक्शन। तो याद रखो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूं तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही, और अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज करे तो भी क्या चेंज हो रही, वेलोसिटी। तो हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन यानी हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वेक्टर ये वेक्टर। तो हम जब किसी बॉडी में फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी चेंज करते हैं तो हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल बता दो। तो हम फोर्स लगा रहे हैं यानी एक्सेलरेशन है, तो हम फोर्स लगा के वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, यानी क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम अभी डायरेक्शन के बारे में देख रहे हैं, तो ये फोर्स में आएगा, लॉजिक याद रखना। ठीक है, अब देखो हम पहली केस लेते, ओनली magnitude of velocity is changing, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा वेलोसिटी का। तो याद रखना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेंगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेंगी या तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी को पैरेलल रहेंगी या एंटी पैरेलल। एग्जांपल बता रहे, ध्यान देना। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं, फर्स्ट है कि ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो यार एक्सेलरेशन या तो पैरेलल रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा टू वेलोसिटी, यानी या तो वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन में या वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो समझना, हम ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो व्हेन इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन अपोजिट में होना चाहिए, और है भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां कौन सा आया, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो देखो हम ऑब्जेक्ट को ये लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो ये वापस नीचे क्यों आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा, इसीलिए उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, हाँ ध्यान रखना, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देन ये लिख लेना लगे, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों कैसे रहेंगे, एंटी पैरेलल। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखते, अब ऑब्जेक्ट यहां है, हम उसको हाइट से रिलीज कर रहे हैं, इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, और ये ग्राउंड है, तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज। यहां वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, यहां वेलोसिटी डिक्रीज। यहां कौन सा मोशन है, डाउनवर्ड मोशन। और अब ध्यान देना एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, यही निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो एंटी पैरेलल लिखा है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होंगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को पैरेलल, या हम बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन में है। देखो तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा, ये सॉरी इसको ए कर देते, ये फर्स्ट पॉइंट था, और ये बी। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल कब रहेगा, याद रखो, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एंटी पैरेलल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, यानी पैरेलल। देखो तो यहां में लिखा है ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, पैरेलल कब रहेंगी और एंटी पैरेलल कब रहेंगी,
एग्जांपल आ गया, दोनों में वही है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है और एक बार अपवर्ड से हमने रिलीज किया है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है एग्जांपल में। तो वेलोसिटी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, और यहाँ मोशन के अपोज में था, यहाँ मोशन को असिस्ट कर देख रहे हैं। तो यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों पॉइंट जैसे मैंने बताया वैसे लिखना, ठीक है। अब हम ले रहे सेकेंड पॉइंट। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ऐसा देखे, अब हम देखेंगे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो यहां से हम यहां हटा देते, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब ये एग्जांपल हमारा हो चुका है, हम लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड दिया है कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज हो रही, इसीलिए वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बोलते हैं। सर्कुलर मोशन हुआ है अपना, तो याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी यहां पे अगर है ऑब्जेक्ट तो यहां वेलोसिटी आएंगी टेंजेंशियल, ये यहां अगर यहां ड्रॉ करेंगे तो इधर आएंगी वो टेंजेंशियल। बट याद रखना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम लिखेंगे v1, इसको हम लिखेंगे v2। तो हम यहां लिख सकते हैं कि v1 इज इक्वल्स टू v2, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, बट हम v1 इज इक्वल्स टू वेक्टर अगर लेंगे v2 तो हम नहीं लिख सकते, हमको यहां लिखना पड़ेगा नॉट इक्वल, बिकॉज डायरेक्शन सेम नहीं। तो यहां खाली क्या चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड, सर यहां सिर्फ क्या चेंज हो रहा, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड के लिए जो एक्सेलरेशन था वो था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज 0, यानी एक ही एक्सेलरेशन बचा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो याद रखो अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी वेलोसिटी की, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यूसीएम, सो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ये देखो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और ये वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। हर पॉइंट में 90 रहेगा, अगर यहाँ पे भी है समझो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये एंगल 90, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी v2, ये समझो v3, कहीं पे भी लेंगे तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री। क्या चेंज हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये देखो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा। मैग्नीट्यूड क्या लिया है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काउंट नहीं करना है हमारा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं ले रहे, तो एक ही एक्सेलरेशन बचा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, मैग्नीट्यूड सेम है बट v नॉट कांस्टेंट कर दो, ठीक है, वो रहेगा लाइन। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही सेम है पर डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रही। डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रही, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री, याद रखना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो याद रखो यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, वो लिखने का रहेंगे, बोल रहा वैसे लाइन खींचना रहेगा। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, देखो मैग्नीट्यूड सेम बट यहां दिया वेलोसिटी इज नॉट सेम, क्यों वेलोसिटी सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, जैसे यूसीएम का एग्जांपल है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री रहेगा, याद रखना है, नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड थर्ड लेते फिर, अब दोनों भी चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड केस, तो पैरेलल एंटी पैरेलल कब रहेंगे और 90 डिग्री पे कब रहेगा, वो हो गया थर्ड। बोथ
magnitude and direction are changing. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा। एग्जांपल हम लोगों ने लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये थी इनिशियल वेलोसिटी, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है बेटा, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किए थे, ये एंगल थीटा, तो इसको लिखा था u cos थीटा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था u sin थीटा। तो हमने ऐसे लिखा था ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। देखो कौन से चैप्टर का यूज करना है इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव वालों को हर चैप्टर अच्छे से ही करना पड़ेगा, कोई छोड़ नहीं सकते। uy इज u sin थीटा। हम वेलोसिटी को कितने कंपोनेंट में डिवाइड किए? दो। एक्सेलरेशन भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, ऐसे लिखा था, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस को लिया था हमने 0, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, अभी पूरा डिटेल में नहीं समझाएंगे, अगर आपको देखना है तो आप वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेना, स्टार्टिंग में ये समझाया था। तो एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, पर एक कंपोनेंट के अलोंग कितना आया था? 0, x एक्सिस के अलोंग, इसीलिए हमने u cos थीटा को क्या लिया था? कांस्टेंट, और y एक्सिस के अलोंग आया था -g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया है, वेलोसिटी को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है और एक्सेलरेशन को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। तो याद रखना, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी के। सो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर चेंजिंग, देन वी हैव टू रिजॉल्व वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टू कंपोनेंट्स। ये एक कंपोनेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी का, ये दूसरा वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन का और ये एक्सेलरेशन। तो तब हम रिजॉल्व करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा तब हम अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो, और ये हो चुका है पहले, प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देख लेना। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0, इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट रखा था, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हायर पॉइंट पे जाएगा u sin थीटा डिक्रीज होगा, और यहाँ पे u sin थीटा 0, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट वापस नीचे आएगा तो u sin थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तो जैसे हमने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, हमने एक्सेलरेशन को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे वेलोसिटी के, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी, वो निकाला है। पर जब दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होंगे तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को दो दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में, पैरेलल या एंटी पैरेलल वो देख सकते हैं हम लोग बाद में। तो देखो ये थर्ड था, देखो अब हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, उसकी कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, या दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहे होंगे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, ये भी फार्मूला में हुआ है पहले। एवरेज एक्सेलरेशन याद है, ये देखो a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। एवरेज एक्सेलरेशन a is equals to v minus u upon t. Second is instantaneous acceleration. Acceleration at that instant, it is equals to limit dt tending to 0 dv upon dt। जनरली काम नहीं पड़ेगा, देखिए
पॉइंट के बाद ही अगर डालना है तो डाल देना। ये हमारा 4th पॉइंट है समझो, ये हमारा 5th पॉइंट, 6th यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले ये दो लिख लो, फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट बताया। देख लीजिए एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। Change in velocity at the given instant is called instantaneous acceleration. Now, uniform acceleration. Acceleration में क्या change हो रही? Velocity. या यहाँ बोलो क्या change हो रही? Velocity. तो if velocity is changing by equal amount, velocity equal amount से change हो रही, यानी हर एक सेकंड में velocity 2 से increase हो रही, फिर एक सेकंड के बाद 2 से increase हो रही, फिर एक सेकंड के बाद 2 से increase हो रही, तो उसको हम बोलेंगे uniform acceleration. सिर्फ definition लिखना. If the velocity is changing by equal amount में velocity change हो रही, velocity change हो रही है, अगर velocity change नहीं होगी तो acceleration 0 हो जाएगा, बट अगर velocity change हो रही है तो फिर equal amount से change हो रही, तो उसको बोलेंगे uniform acceleration. If the velocity is changing by equal amount in equal interval of time, then it is uniform acceleration. Non-uniform acceleration. If velocity is changing by unequal amount में change हो रही in equal interval of time interval equal रखा है पर change हो रहा वो unequal है, then the body is said to be moving with non-uniform acceleration. यानी पहले एक सेकंड में velocity 2 से बढ़ी, फिर एक सेकंड में velocity 3 से बढ़ी, फिर एक सेकंड में velocity 10 से बढ़ गई, यानी unequal amount में velocity change हो रही, ठीक है? तो that is non-uniform acceleration. बस acceleration का इतना याद रखना है. फिर से देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if the velocity is changing by equal amount, velocity change हो रही by equal amount in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. If the velocity is changing by unequal amount में velocity change हो रही in equal interval of time, then it is non-uniform acceleration. देखो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे, तो ध्यान से देखना. ठीक है, नोट का पॉइंट और बता देता है एक्सेलरेशन में, फिर आगे चलेंगे. देखो तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन में वही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को और बता दो, ये नोट डाउन करो. देखो एक्सेलरेशन में बता रहा हूँ, नोट में डालने के पॉइंट. देखो हम क्या लिख रहे हैं, इफ द बॉडी, लिखते जाओ साथ साथ में, इफ द बॉडी एट रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेशन है अल्फा, हमने डिनोट किया है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हमने एक्सेलरेट किया उसको, यानी वेलोसिटी क्या किया है, इंक्रीज, एंड देन डी एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली लिखेंगे, यूनिफॉर्मली करेंगे, डी एक्सेलरेटेड, ठीक है, और डी एक्सेलरेशन हम डिनोट कर रहे हैं बीटा से, एंड ब्रॉट टू रेस्ट, और फाइनली रेस्ट में लगा. तो इनिशियली भी बॉडी काय में थी, देखो रेस्ट में, और फाइनली भी काय में आ गई बॉडी रेस्ट में. तो ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों ने याद रखना है, नहीं तो फिर लेंथी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, रेस्ट में जो थी उसको एक बार एक्सेलरेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं.
और एक्सेलरेशन दिखाया हमने अल्फा से, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी बॉडी को हम डी एक्सेलरेट करेंगे, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट करेंगे फॉर सम टाइम, और डी एक्सेलरेशन दिखाया बीटा से, और उसको काय में लाएंगे हम लोग, रेस्ट में, ठीक है। तो देखो सपोज ग्राफ में बताओ, तो हम ऐसे बताएंगे ग्राफ में, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहे, पहले एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होंगी, इंक्रीज, और फिर डी एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज। ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर, ये टाइम, ठीक है। अब देखो, तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे जो अटेन हुई है, इसको हम बोलेंगे v max, ये वेलोसिटी का एक्सिस यहाँ लिख देते, और ये टाइम का, तो यहाँ एक्सेलरेशन है अल्फा, और यहाँ डी एक्सेलरेशन हुआ बीटा, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, इनिशियली भी बॉडी रेस्ट में, फाइनली भी बॉडी रेस्ट में, और ये जो टाइम है ये पूरा है t, ठीक है। तो कभी कभी कैसा होगा, यहां तक का टाइम दे देंगे अपने को t1, और यहां तक का टाइम दे देंगे t2, कि एक्सेलरेशन हमने टाइम किया है t1 के लिए, डी एक्सेलरेशन हमने टाइम रखा है t2, तो हम t1 प्लस t2 ऐड कर देंगे, तो टाइम पे न्यूमेरिकल आएगा तो देखेंगे ये टोटल टाइम अगर दिया है हमारे को, और एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, यानी क्या क्या पता है, देखो एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू पता है, डी एक्सेलरेशन बीटा की वैल्यू पता है, और हमारे को ये टाइम दिया है, टोटल टाइम, रेस्ट से रेस्ट में आने तक का पूरा टाइम दिया है, तो हम दो चीजें आराम से निकाल सकते हैं, एक वेलोसिटी मैक्सिमम, किसी ने पूछा निकालो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस कंडीशन में, तो अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन, ये फॉर्मूला याद रखना, अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूले में आपका वी मैक्स निकल जाएगा, देखो। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो हम यूज करेंगे अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना है, तो अगर ऐसा कुछ आया क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमने एक्सेलरेट किया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेट किया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और बॉडी को रेस्ट में आने के लिए जो टाइम लगा है टोटल फाइनल वो है समझो 10 सेकेंड्स, ऐसा दे दिया कि एक्सेलरेशन दे दिया, डी एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम दे दिया, तो पूछा वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी गई होगी वो मोशन में निकालो, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना, और डिस्प्लेसमेंट कितना गया होगा तो फिर ये, अदरवाइज हमको काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है, ऐसे न्यूमेरिकल में आएगा, एक्सेलरेशन देंगे, डी एक्सेलरेशन देंगे और टाइम देंगे, वेलोसिटी पूछा मैक्सिमम कितनी गई होगी तो ये, और डिस्प्लेसमेंट टोटल पूछा तो ये, तो इसमें ये जो t टाइम है वो टोटल टाइम है ना, अब यहाँ तक का अगर t1 दिया है और डी एक्सेलरेशन का टाइम t2 दिया है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2, तो ये फॉर्मूला अपने डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो फिर हम काइनेमेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे, तो ये दो इक्वेशन डायरेक्ट याद रखो, अल्फा एक्सेलरेशन है और बीटा डी एक्सेलरेशन, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, यहाँ पे प्लस की साइन है, सिंबल से अलग बना दिया, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ है अल्फा बीटा टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर है, अल्फा बीटा अलग है, मल्टीप्लिकेशन में हुआ, अपॉन में ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा, एक ये याद रखो, और एक और बता दो वो पॉइंट भी याद रखो कि एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते, ठीक है, ये नोट डाउन करना, इफ द बॉडी एट रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है अल्फा से फॉर सम टाइम, एंड देन इट इज यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेशन है बीटा, a1 a2 भी लिख सकते थे, तो यहाँ a1 a2 आ जाएगा, एक ही बात है, एंड ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनली वापस रेस्ट में आ गए, तो यानी पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज करना, तो आप लोग वेलोसिटी मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको टाइम बचाना है, अगर हम काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने जाएंगे तो लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा।
याद रखना है। एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट का अभी इसका सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, ऐसा लिखते हैं हम लोग। सो एक्सेलरेशन d dt ऐसे ही रखो। आप लोगों को पता है हम वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो ये v जो है उसको हम बाजू में निकाल के वहां लिखेंगे dx अपॉन dt। यानी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप एक्सेलरेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं d2, डबल डेरिवेटिव है इसका, इसको पढ़ते कैसे d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये dt एक साथ में। तो यहाँ अगर चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं d2 x ब्रैकेट में कर दो और अपॉन में ये dt स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी, एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये भी एक पॉइंट याद रखो, नोट डाउन कर लो। तो देखो इधर, अब देखो मैं पहले बोल रहा हूँ कि वो फॉर्मूले आप लोग को डायरेक्ट याद रखने हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वो। जैसे मैंने अभी ये बताया था, ये v मैक्स यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, यहाँ एक्सेलरेशन अल्फा, यहाँ डी एक्सेलरेशन बीटा और ये टाइम वाला एक्सेस। ठीक है, शॉर्ट में बता देता पर इतना लेंथी करना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बताया याद रखो। तो पहले हम एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे एक्सेलरेशन, बेसिक फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं हम लोग v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है अल्फा, फाइनल वेलोसिटी है v मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, स्टार्ट 0 से हुआ, और अपॉन में टाइम है t1। सो हम t1 लिखेंगे v मैक्स अपॉन अल्फा। ये लिखा हमने एक्सेलरेशन के लिए, ये जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये एक्सेलरेशन के लिए ये लिखा हमने एक्सेलरेशन। अब लिखेंगे डी एक्सेलरेशन के लिए, डी एक्सेलरेशन के लिए, डी एक्सेलरेशन का बीटा, डी एक्सेलरेशन है तो निगेटिव लेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई वापस 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी उस केस में v मैक्स, ये डी एक्सेलरेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स फाइनल 0, इसमें ये इनिशियल थी ये फाइनल थी एक्सेलरेशन में। ठीक है, अपॉन टाइम लगा है समझो t2, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, सो t2 कैन बी v मैक्स अपॉन बीटा। सो टोटल टाइम t इज इक्वल्स टू था t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 में v मैक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, v मैक्स कॉमन। ठीक है, नाउ फाइनल स्टेप है, सो वी कैन राइट t इज इक्वल्स टू v मैक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो v मैक्स का आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, v मैक्स इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इंटू t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा टाइम पे, एक्सेलरेशन अलग, v एक्सेलरेशन अलग, फिर t1 प्लस t2 यानी टोटल टाइम दिया रहेगा t, अभी बताया था, तो ऐसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बोला कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो चाहे तो फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी निकाल सकते हैं। देखिए एक बार पहले नोट डाउन कर लो, याद रखना, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिख के दिया था वैसे ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद रख तो बहुत अच्छा। मिटा रहा इसको, अब देखो, अब देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ का एक बेसिक बताता, फिर कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे। ये देखो, ये पोजीशन p से डिनोट कर रहे और ये टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ देखो
ये जो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा वो हमारा ग्राफ है, यानी इतना ग्राफ है बस। बाकी जो हम करेंगे वो उसमें हम हमारे लिए जो चेंजेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये ग्राफ है समझो हमारा, मोशन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ग्राफ के फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, ये ग्राफ है। नाउ हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालना सिखाया, स्लोप लेना मतलब क्या ले लेना, tan थीटा, या लिखेंगे y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो कोई भी ये यूज कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नीचे करते इसको, एक कोऑर्डिनेट नहीं वापस से बनाना, कोई बना दो, सिर्फ नीचे करते। ये रेड लाइन ग्राफ है हमारा, इतना ही पार्ट है। अब जो हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं वो हम हमारे लिए ड्रॉ कर रहे हैं स्लोप निकालने के लिए। तो ध्यान दो, यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा टाइम t1 जहाँ से मोशन शुरू हुआ है। यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारा टाइम t2 जहाँ खत्म हुआ है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था या पोजीशन थी वो यहाँ से लेंगे, दिस इज s1, और यहाँ से लेंगे ये s2, और ये बन गया हमारा ट्राइंगल, ये है एंगल थीटा। जो रेड कलर से बनाया है उतना ही हमारा ग्राफ है, जो ये ब्लू कलर से ड्रॉ किया है वो हमने हमारे लिए चेंजेस किया है। अब tan थीटा भी अगर लेंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी आएंगे y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो tan थीटा बोलो या स्लोप बोलो, एक ही बात है। तो स्लोप का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यानी ये बोलो या ये बोलो, तो मिलेगा s2 माइनस s1, और x कोऑर्डिनेट t2 माइनस t1, यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मिला, मतलब क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो ये लाइन आप लोगों ने वहां लिखना है कि अगर आपको क्या दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और अगर आप उसका स्लोप निकाले ये मेथड से tan थीटा लेके या y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो tan थीटा अगर ये ट्रायंगल में लेंगे तो भी आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये अपोजिट ये एडजेसेंट, y अपॉन x, वही। तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो याद रखना है, यहाँ लाइन डालना, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। यानी अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, जो हमने रेड कलर से बनाया है वो ग्राफ दिया है, अगर ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। देख लो, तो ये लाइन लिखना वहां पे, स्लोप बोलो या tan थीटा बोलो, तो स्लोप या tan थीटा विल गिव वेलोसिटी, याद रखना। तो ये अच्छे से लिखना नीचे एक लाइन, विल गिव वेलोसिटी। तो पूरी लाइन लिखना वहां पे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन ये टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। तो अब अलग अलग ग्राफ स्टडी करेंगे, कैसे पहचानना, क्या पहचानना, देखते हो उसको। ये नोट डाउन कर लो पहले, ये ग्राफ बनाना, ये लिखना, और वहां पे वो लाइन इंपॉर्टेंट है वो लिखना, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और उस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो वहां पे हमारे को क्या मिलेगी, उसकी वेलोसिटी। ये रेड कलर से जो ड्रॉ किया है ना लाइन, वही हमारा ग्राफ है, ध्यान रखना उतना ही। बाकी ये जो ब्लू कलर से हमने डॉटेड ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाया है। आप छोटा भी ट्रायंगल बना सकते थे, पर हमने पूरी लाइन जितने बनाया, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, रेशियो सेम ही आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। देखिए देखो, अब अलग अलग टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ समझाता, ध्यान। रेड कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ है, यानी हम ऐसा निकाल रहे ग्राफ, पहले हमने ऐसा निकाला था, तो लाइन पहले ऐसे थी, तो टाइम वाले एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था यहाँ पे वो हमने लिया था थीटा, टाइम वाले के साथ। इसको पैरेलल है ना, देखो, तो हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं करते, तो टाइम वाले के साथ जो एंगल बन रहा था वो था थीटा। ठीक है, तो अब देखो फिर से, वो पहले जो ग्राफ बनाया था हमने ऐसा बनाया था, अब
ये जो लाइन है इसको पैरेलल थी, ये एंगल हमने थीटा बोला था, तो टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा था समझ लो। तो यहाँ ये टाइम एक्सिस को पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0, ये लिखना है नीचे, यानी v यानी स्लोप यानी tan थीटा इज 0, यानी बॉडी काय में है, रेस्ट में। देखो यहां से भी पता चल सकता था कि ये पेन यहां रखा है, मतलब मेरे से समझो 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, 1 सेकंड के बाद वही है, 2 सेकंड के बाद वही है, 3 सेकंड के बाद वही है, 4 सेकंड के बाद वही है, यानी टाइम बढ़ते जा रहा मगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी 0। तो स्लोप से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो यहां पहले लिखना द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसको पैरेलल है टाइम एक्सिस को, इसीलिए थीटा की वैल्यू 0 है, यानी वेलोसिटी tan थीटा इट इज आल्सो 0, यानी बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये प्रॉपर्ली लिखना आपको, दिख रहा है ठीक है, दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ हो गया। याद रखो यहाँ ग्राफ जो है वो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, थीटा की वैल्यू 0 है, यानी स्लोप अगर निकालेंगे तो एंगल टाइम एक्सिस के साथ 0 आएगा, tan 0 इज 0, तो स्लोप इज 0, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, tan थीटा मतलब स्लोप है, ध्यान रखना, स्लोप की वैल्यू 0 मतलब वेलोसिटी 0 है, बॉडी एट रेस्ट, यानी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ते जा रहा। पहले अगर जैसे मैंने बताया ये पेन मेरे से 30 सेंटीमीटर दूर है, तो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद वहीं पड़ा है, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, 30 सेंटीमीटर दूर है तो 30 सेंटीमीटर दूर ही पड़ा है, खाली टाइम बदल जा रहा। तो यहाँ बॉडी काय में है, रेस्ट, याद रखो बॉडी इज एट रेस्ट। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अगर हम ऐसा ग्राफ निकालें तो टाइम एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो पहले हम लिखेंगे ग्राफ इज पैरेलल टू, इसको पैरेलल है पोजीशन एक्सिस, पोजीशन एक्सिस, ठीक है, पोजीशन एक्सिस को पैरेलल है, ग्राफ इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस। स्लोप यानी क्या, वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं tan थीटा, जो भी लेना है, tan 90 इट इज इंफिनिटी, टेबल याद होगा आप लोगों को। और यहां देखो कैसा बोल रहे हैं लोग, टाइम चेंज ही नहीं हुआ और पोजीशन एकदम चेंज हो गई, यानी वो बॉडी मूव हो रही इनफाइनाइट स्पीड से, कि टाइम चेंज ही नहीं हुआ और बॉडी की पोजीशन इनफाइनाइटली चेंज हो रही, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, याद रखना। इम्पॉसिबल वर्ड्स में लिखना पूरा। ये ग्राफ तो बता दिया कैसे पढ़ना, अगर ये ऐसे पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, स्लोप आएगा 0 यानी वेलोसिटी 0, थीटा 0, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर ऐसा रहा यानी टाइम चेंज ही नहीं हुआ, देखो टाइम एक्सिस है, टाइम अगर 10 सेकंड है तो 10 सेकंड ही है, बट पोजीशन एकदम फास्ट चेंज हो गई, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट, और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ कभी नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी, जीरो पॉसिबिलिटी। तो याद रखना दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, ग्राफ इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, पोजीशन एक्सिस को ग्राफ पैरेलल है, ठीक है, एंड स्लोप आएगा 10 90, थीटा 90 है ना, तो लिखने का रहेगा, यहाँ लिखना थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये अलग और इसका अलग। तो आपने एक के नीचे एक बनाना, ऐसे 3 एक साथ में मत बनाना, पहले ये बनाना, उसके नीचे इसके या उसके बाजू में लिख लेना, ये बनाना, उसके बाजू में ये सब लिख लेना, और इसका देखते क्या लिखना।
तो ये देखो, तो पहले लिखना थीटा 90 डिग्री है, ग्राफ इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, पोजीशन एक्सिस को पैरेलल है, स्लोप आएगा tan थीटा, tan 90 इज इंफिनिटी, ये बचपन में हुआ है तुम लोग का 8 9 10। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो ये दो नोट डाउन करो, फिर तीसरा लिखो। हो जाएगा तीसरा, ये देखा चलो। देख सकते हैं, अब हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इसके नीचे का मीटर है ना, कौन सी जगह लगेगी, इसके नीचे का मीटर है, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, तो इसके नीचे का हटा रहा मैं, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ के नीचे का लिख लिया ना क्या। अब हम थर्ड ग्राफ के लिए लिख रहे हैं। अब देखो ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब आप ट्राइंगल कहीं पे भी बनाएंगे, ध्यान रखना है, जैसे यहाँ बना लिया थोड़ा छोटा ट्राइंगल, या हम ऐसा बड़ा भी ट्राइंगल बना सकते हैं, तो ये थीटा और ये थीटा सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल है। अब देखो अपोजिट छोटा है, एडजेसेंट भी छोटा है, अपोजिट बड़ा हो गया तो एडजेसेंट भी बड़ा हो गया, तो एंगल सब जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। ध्यान रखना, कहीं पे भी ट्राइंगल बनाओ चलेगा, ये एंगल यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी। तो अगर छोटा ट्राइंगल बनाएंगे तो y कोऑर्डिनेट छोटा हो गया, x कोऑर्डिनेट भी छोटा हो गया, रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बढ़ा है तो x कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया, रेशियो विल रिमेन सेम। तो ऐसी अगर ग्राफ आई तो समझना थीटा कांस्टेंट है, जो यहाँ पे है वही थीटा पूरे इसमें रहेगा। कहीं पे भी लाइन बना लो ट्राइंगल स्लोप निकालने के लिए, यस। तो हम लिखेंगे, समझना ग्राफ कैसे समझ रहे, थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी यानी tan थीटा, या हम बोलेंगे स्लोप, इट इज आल्सो स्लोप। ये ग्राफ थोड़ा इधर सर्व कर लेंगे हम सेकंड वाला बात, तो आगे भी इनकी भी बनाएंगे पर इधर सर्व कर लेंगे थोड़ा सा। पोजीशन ये टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड वाला मैंने पूरा ही मिटा दिया, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, तो हम थोड़ा इधर से लिखते हैं उसको। देखो फिर से ये ग्राफ के लिए थीटा क्या था, कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट है मतलब स्लोप बोलो या वेलोसिटी बोलो या tan थीटा बोलो, इट इज कांस्टेंट, यानी बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम यहां बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो। तो ग्राफ पर से हम ये भी बता सकते हैं, ये ग्राफ पर से कि थीटा कांस्टेंट है मतलब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। तो ये इक्वेशन अगर आपको याद है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, तो ये ग्राफ हम इसके लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। देखो s इज इक्वल्स टू ut, पोजीशन इनटू टाइम, यानी s इज इक्वल्स टू ut। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। ये इक्वेशन लग सकता, देखो फिर से बता देता, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सॉरी सेकंड बोल सकते हैं इसको, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक्सेलरेशन जीरो, तो ये हट गया। तो ये ग्राफ इसके लिए बोल सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut, यानी u इज इक्वल्स टू s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ग्राफ हो गए हमारे, फिर और बना रहे हैं, तो ये तीन नोट डाउन करो पहले। सेकंड वाला मैंने मिटा दिया, याद लिख ही देता चलोगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक्सेलरेशन जीरो, s इज इक्वल्स टू बचेगा खाली, तो u इज इक्वल्स टू s अपॉन t, वही हम बोल रहे हैं स्लोप वेलोसिटी का, y अपॉन x, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये दोनों तीनों ग्राफ मिटा रहे, फिर आगे के ग्राफ बने। तो ये 1 2 3 हो गए, अब इसके बाद 4 5 6।
अब देखो 1 2 3 हो गए थे, अब हम ले रहे 4 5 6 अलग अलग ग्राफ ले रहे, पहचानते आने चाहिए। अब हम ग्राफ ले रहे हैं ये ऐसे निकला है ग्राफ, ठीक है। ऐसे जो बोल रहा वो ध्यान देना। अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊं, समझो ये ऐसा, तो ये ट्राइंगल बन गया थीटा देखो, और अब मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊं तो डेफिनेटली ये थीटा ज्यादा है और ये थीटा कम है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज हो रहा। देखो यहाँ पे अगर ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बना लिया मैंने, समझो ऐसे, तो यहाँ थीटा कम है, डेफिनेटली यहाँ थीटा ज्यादा है, और यहाँ बनाएंगे तो थीटा देखो और इससे ज्यादा हो गया, तो थीटा इंक्रीज हो रहा। थीटा इंक्रीज हो रहा मतलब वेलोसिटी यानी स्लोप या tan थीटा हो रहा, tan थीटा इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, याद रखो स्लोप tan थीटा इंक्रीज, क्यों लिखा है ऐसा इंक्रीज, क्योंकि थीटा इंक्रीज हो रहा, ठीक है। ये हटा देते हैं, डायग्राम देख के पहचान जाना चाहिए। थीटा इंक्रीज हो रहा तो v जो है यानी स्लोप है थीटा, तो उसके साथ वैल्यू भी इंक्रीज होगी, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो वह एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। पहले ही बताया अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे ये ग्राफ निकाल सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट ग्राफ, और यहाँ लिखना, अच्छा मैं बोल रहा हूँ वर्ड में लिखो, चलो यहाँ पे ग्राफ इज बेंड, ये देखो ये ऐसे बेंड हो रहा है, इधर किसकी तरफ बेंड हो रहा, पोजीशन एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे वो लाइन लिखना है ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस, ग्राफ बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस, ठीक है। देखो तो ये हो गया इस ग्राफ के बारे में जो हमको लिखना, नोट डाउन कर लो, ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ये हमारा फोर्थ हो गया, अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला ऐसा, अब जैसे वहां बताया था वैसे अगर यहाँ करके देखेंगे तो यहाँ अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो थीटा ज्यादा है, अब जब यहाँ आप ट्राइंगल बनाएंगे तो थीटा कम हो रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा क्या हो रहा, डिक्रीज। अगर थीटा डिक्रीज हो रहा तो जो वेलोसिटी है यानी स्लोप, या फिर हम बोलेंगे tan थीटा, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही मतलब एक्सेलरेशन है नेगेटिव, ये ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन का है, ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, देखो तो ये हटा देते हैं यहाँ से, और कुछ दूर जाके फिर ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जब वो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाए तो समझ जाना वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन होने के बाद पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ तक एक्सेलरेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन, और फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके बाद पोजीशन बदलने वाली नहीं, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये नोट डाउन कर, और यहां लिखना ग्राफ इज बेंडिंग, किसकी तरफ बेंड हो रहा है, टाइम एक्सिस की तरफ, टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, देखो तो ये इसके बारे में, और ये इसके बारे में, ऐसे देखो फिर यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, तो जब हमने पहला ग्राफ बनाया था तो हमने ऐसा बनाया था जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई थी, तो ये वैसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वहां हमने लिखा है देखो वेलोसिटी जीरो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो बाद में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, देखिए एक और ग्राफ बनाते हैं,
ठीक है ना। तो ये 4 और 5 ड्रॉ कर लो, यही 6 वाला बना दूंगा एक। देखिए तो ये 5-6 ग्राफ कैसे होंगे, कैसे हो सकते हैं वो याद रखो। तो ये हम जो ले रहे हैं वो पोजीशन टाइप ग्राफ ले रहे हैं। 2 ग्राफ लिखे वो देख लो, आगे मिटा रहा मैं। तो 6th वाला पहले की जगह बना देंगे। देखो 6th वाला है, 6th वाला यहाँ से हटा दे, यहाँ बना दे, इसको मिटाना है। ये हो गया हमारा 6th वाला, ये हटा देता। ऐसा ग्राफ बना रहे हैं। ये थीटा देखेंगे तो ऑब्ट्यूज है, थीटा इज ऑब्ट्यूज या थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। देखो या ऑब्ट्यूज भी बोल सकते हैं। तो स्लोप निकालेंगे यानी v निकालेंगे, tan थीटा बोलो या स्लोप बोलो, तो वो भी आंसर आएगा निगेटिव। निगेटिव वेलोसिटी निगेटिव। पर कहीं पे भी ट्रायंगल बनाएंगे तो ग्राफ अगर ऐसा है तो स्लोप पॉजिटिव, याद रखना। और अगर ग्राफ ऐसा आया इधर तो ये स्लोप निगेटिव है, ध्यान रखना है। पर कांस्टेंट है पूरे थ्रू आउट द मोशन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है यानी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन 0। पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट निगेटिव, याद रखना। तो यहां लिख लो कांस्टेंट, निगेटिव है मगर कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन इज 0। तो ऐसा ग्राफ आया तो याद रखना स्लोप निगेटिव रहेगा। देखो ये हमारा 6th वाला ग्राफ है। तो डन करो। इसके बाद हम लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ याद रखना। इसके बाद हम लोग लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद हम लेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वो हो जाने के बाद फिर हम लोग लेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस के बाद ऑलमोस्ट चैप्टर हो ही जाएगा समझो। तो ये ग्राफ याद रखो, पहचानना कैसे, क्या देखना है वो देखना है एक बार, फिर जब सामने आएंगे ग्राफ तो देखेंगे फिर से एक बार। तो इसके बाद वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाद में देखेंगे। ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। चलो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो एक मिनट, छोटा सा टॉपिक बचा वो ले लेता हूँ, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट है। ये लिखना नहीं है, ये थोड़ा सा समझ लेना, याद रखना। अब देखो ग्राफ कैसे रैंडम हो सकते हैं और अब पहचानते आना चाहिए। ये देखो ये पोजीशन, ये टाइम, ये पोजीशन, ये टाइम, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता, ये ग्राफ ऐसा फाइनली 0 को टच हो रहा, पोजीशन यहाँ 0 हो गया, तो यानी बॉडी टाइम में आ गई, ठीक है, चेंज हो रही वहां पे। और यहाँ पे ग्राफ हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, तो जो ग्राफ हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन निकाला था उसमें हमने क्या बोला था, वेलोसिटी निगेटिव। यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह हम लिखेंगे वेलोसिटी है निगेटिव, यहाँ पे भी वेलोसिटी है निगेटिव। तो यहाँ देखो पहले पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं हो रही, फिर एकदम से पोजीशन चेंज हुई है, तो यहाँ पोजीशन चेंज हो रही स्लो टू फास्ट। और यहाँ देखो यहाँ पहले फास्ट चेंज हुई, फिर पोजीशन चेंज होना स्लो हो गया, तो यहाँ चेंज हो रही पोजीशन फास्ट टू स्लो। तो ऐसे पहचानते आना चाहिए एंगल पर से या देख के, तो ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ देखो पहले पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है, फिर पोजीशन एकदम से चेंज हुई है, यानी पोजीशन पहले स्लो चेंज हो रही थी फिर फास्ट, यानी ग्राफ तो ऐसे ही निकाला है यहाँ से, यहाँ तो निगेटिव आएगी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी निगेटिव आएगी पोजीशन टाइम ग्राफ की। बट यहाँ देखो पहले फास्ट चेंज हुआ, बाद में पैरेलल जैसा हो गया, यानी क्या चेंज हुआ है स्लो। तो ऐसे देखते आना चाहिए। एक मिनट और एक बता दो, देखो पहले, ठीक है ना।
तो ऐसे ग्राफ पहचान जानी चाहिए। एक बार बता दो, देखो इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों में पर स्लो फास्ट का फर्क क्या है देखो। अब देखो जैसे ये ग्राफ हम ऐसा निकाल रहे हैं और ये ग्राफ हम ऐसा निकाल रहे हैं स्टीप, इसका एंगल कम है मतलब वेलोसिटी कम है, तो यहाँ मोशन कैसा है, स्लो, पहचान जाना चाहिए। यहाँ एंगल ज्यादा है यानी वेलोसिटी फास्ट चेंज हो रही है, टाइम कम चेंज हुआ है, पोजीशन ज्यादा चेंज हुई है, यानी यहाँ मोशन क्या है, फास्ट। तो ऐसे दो ग्राफ कंपेयर करने भी आने चाहिए, तो इसलिए ग्राफ को बताया दिए वैसे, जब क्वेश्चन आएंगे तब भी देखेंगे। तो यहाँ मोशन स्लो है और यहाँ मोशन फास्ट है, यानी यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, इन दोनों ग्राफ को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो स्लोप निकाल के बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी कम है, स्लोप निकाल के बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये स्लो है ये फास्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे। जस्ट बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आएंगे या कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कंटिन्यू करेंगे।